नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स। ये नवंबर की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके नोट्स हैं, हैंड रिटन। और ये पूरी समरी है। इसमें एक्चुअली जितने भी नोट्स हैं मैं हिंदी में लिखे हुए हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा। इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। मतलब सबसे पहले तो ये नोट्स हैं अजू अजेंद्र राठौर के, हिमांशु के। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और हमने इनसे परमिशन ली है कि ये नोट्स पे हम वीडियो बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके। जैसे भी आरओ का एग्जाम आ रहा है उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का, तो और भी कई सारे एग्जाम होंगे। जैसे अगली बार भी मार्च में उत्तर प्रदेश जो यूपीपीएससी का अपर एग्जाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। नवंबर की ये प्रतियोगिता दर्पण है और इसमें ये सितंबर और अक्टूबर की जो करंट इवेंट्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर्ड है। और ये अजू अजेंद्र राठौड़ जी ने ये काफी जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स वो इसमें कलेक्ट किए हुए हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास भी कोई नोट्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमसे। सबसे पहले तो ये है कि इनसेट 3 DR का ये लॉन्च हो गई थी 8 सितंबर 2016 को। और कहाँ से हुई? श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये आंध्र प्रदेश में, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और GSLV-F05 यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के जरिए इसको प्रक्षेपित या फिर ये लॉन्च किया गया। और इसका जो मेन एम क्या है, वेदर, ये वेदर सेटेलाइट है एक्चुअली 3DR। तो ये मौसम तथा ये बचाव संबंधी या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वेदर है उससे रिलेटेड है, ये संबंधी सेवाएं देगा। और ये इंडिया की धरती से प्रक्षेपित अभी तक का सबसे भारी उपग्रह है। मतलब सबसे ज्यादा वेट वाला है, 2211 किलोग्राम इसका वेट है। सबसे पहली न्यूज है। सेकंड है स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण। ये हुआ है 28 अगस्त 2016 को। स्क्रैम जेट मतलब होता है सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये एक्चुअली इस इंजन में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाना पड़ता है। ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक एयर से लेता है। कि मतलब जैसे ही इसको जब ये लॉन्च होता है तो जितने टाइम के लिए भी ये रहता है एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे जितनी भी गैसेस हैं वो प्रेजेंट रहती है, वहीं से ऑक्सीजन ले लेता है ये। और इसकी इसीलिए जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और भारत ऐसा फोर्थ कंट्री है अमेरिका, यूएस और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद। तो आप ये याद रखिएगा, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू हैव स्क्रैमजेट इंजन आफ्टर यूएसए, रशिया एंड ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और स्क्रैमजेट ये वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। यानी कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है सबसे नीचे है, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, और फिर है थर्मोस्फेयर, और फिर है आइनोस्फेयर, और फिर लास्ट में एग्जोस्फेयर सबसे ऊपर। तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है, जो जस्ट सरफेस के पास होता है, वहां पे ही ज्यादातर गैसेस पाई जाती है, वहीं से ये ले लेता है ऑक्सीजन गैस। और कॉस्ट कटिंग मेन इसका काम है। देखिए, अगर जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उनमें इन जो भी है, ये साइंटिस्ट है, उनका मेन एम रहता है कि उसको वेट को रिड्यूस कर दो। और वेट को रिड्यूस करेंगे तो उससे जो ज्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो उसमें लगाए जा सकते हैं और कॉस्ट कट हो जाती है। फिर तीसरा है कि पहली बार दो अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों की स्थापना की है इसरो ने PSLV-C35 के जरिए। और ये कब किया? 26 सितंबर 2016 को। 8 उपग्रह भेजे गए थे, 8 सैटेलाइट भेजे गए थे। उसमें से भारत का ये स्कैट सेट है, ये मौसम उपग्रह है। वो दूसरा है ये IIT मुंबई का 10 kg का। और ये तीसरा है ये सी सेट, ये पी सेट, ये सॉरी, पी सेट PES यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का 5.25 kg का। फिर अल्जीरिया के 3 भेजे गए, LSAT-1B, LSAT-2B, LSAT-1N। कनाडा का भी इवन भेजा गया है और अमेरिका का भी भेजा गया पाथफाइंडर 1। तो अल्जीरिया के 3, और एक कनाडा, और एक और ये अमेरिका, और 3 ये इंडिया से, एक मौसम उपग्रह और 2 इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है ये। तो 8 उपग्रह एक साथ भेजे गए 26 सितंबर को PSLV-C35 के जरिए।
पीएसएलवी की एक्चुअली 37th ये उड़ान थी, और पीएसएलवी ने पहली उड़ान जो उसकी फेल हुई थी, उसके बाद ये 36th लगातार कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल रही है ये। और यह मिशन अभी तक पीएसएलवी के जितने भी सक्सेसफुल मिशन हुए उनमें से सबसे लंबा था। तो ये आप याद रखिएगा फैक्ट। इसमें काफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो नोट किए गए हैं, और ये कभी सभी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये आठों जो उपग्रह इंडिया ने किए हैं प्रक्षेपित, उनका वजन था 675 kg। ये पीएसएलवी से जीएसएलवी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा वेट का इंजन जो भी है सैटेलाइट है उसको ये यहाँ से प्रक्षेपित किया जा सके। टोटल अभी तक जो इसरो ने प्रक्षेपित किए हैं वो है 121, और भारत के किए हैं 42, और बाकी फॉरेन कंट्री के लिए किए हैं 79। फिर चौथी न्यूज है, उत्तर प्रदेश सरकार की पहली यूथ पॉलिसी आई यानी कि युवा नीति। और इनकी जो उत्तर प्रदेश की जो यूथ पॉलिसी है, इसमें आयु वर्ग युवक को माना गया है 14 से लेकर 35 तक। आप ये याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की जो यूथ पॉलिसी है या युवा नीति है, उसकी एज जो ये है, युवा वर्ग है, जो एज ग्रुप है वो 14 से लेकर 35 है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। और वैसे भी यूपी की जितनी भी पॉपुलेशन है, 20 करोड़ पॉपुलेशन यूपी की करीब, इंडिया में नंबर 1 स्टेट है यूपी। उसमें से 39% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। और युवा नीति के 5 मेन इसके एम है, तो 11 प्राथमिकताएं युवा नीति में निर्धारित की गई हैं। और इससे पहले देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति भी है एक, जो सेंटर लेवल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसमें जो एज ग्रुप है ये 15 से 29 है, तो दोनों में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश का है 14 से 35, और जो राष्ट्रीय है इसका है 15 से 29 ईयर। और राज्य युवा नीति की प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा भी की जाएगी, यानी जो उत्तर प्रदेश की युवा नीति की नीति है उसको हर 5 साल बाद रिव्यू किया जाएगा। फिर पांचवी न्यूज है, मदर टेरेसा को संत का दर्जा मिल गया है। ये अल्बेनियाई मूल की थी ये नागरिक, और फिर बाद में इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी 1948 में। और फिर इनको ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ये फाउंडर थी 1950 में। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1979 में। इवन भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न कुछ ही लोगों को ऐसा मिला है जो इंडिया के नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी उनको मिला है, जैसे कि उनमें से एक मदर टेरेसा है और एक नेल्सन मंडेला भी है। 1997 में इनकी डेथ हो गई थी 5 सितंबर को। और फिर उसके बाद 2003 19 अक्टूबर में इनको संत की पदवी दी गई, और फाइनली अभी लेटेस्ट 4 सितंबर 2006 को संत घोषित किया गया इनको, मदर टेरेसा को। किस जगह किया गया? वेटिकन सिटी में। तो ये जगह आप इम्पोर्टेंट है काफी। और उसमें से इंडिया का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? सुषमा स्वराज। टोटल 12 सदस्यीय दल गया था, 12 सदस्यीय शिष्टमंडल गया था। तो ये एक अलग न्यूज है। फिर है अगली न्यूज है कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे काफी ज्यादा गवर्नमेंट वहां पे, जैसे कांग्रेस की थी तो बीजेपी ने कुछ लोग तोड़ के बना दी थी सरकार। फिर उसके बाद ये पेमा कांडू है, जो ये पेमा खांडू मुख्यमंत्री है इस समय अरुणाचल प्रदेश के, उसमें इसमें 44 में से 43 जो एमएलए थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, और फाइनली किसको ज्वाइन कर लिया? पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ज्वाइन कर लिया, जो कि बीजेपी के जो एनईडीए है उसका ये घटक है। तो ये नेक्स्ट न्यूज है, याद रखिएगा। अब जो कांग्रेस वाले थे वो सब ने कांग्रेस छोड़ दी है, और एक बंदा बचा है जो इनका पहले वाला कांग्रेस का मुख्यमंत्री का दावेदार था, और इन्होंने कर ली पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, और ये बीजेपी के नेडा का ये घटक है। अगली न्यूज है कि मणिपुर में तृणमूल कांग्रेस के चारों विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, और ये तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरी एक ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अब जो इंडिया में टोटल नेशनल पार्टी होती है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, इसको ये कौन सी पार्टी होगी नेशनल और कौन सी स्टेट होगी, ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
अभी तक इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ 6 पार्टीज को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था। वो होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ वोट उनके ज्यादा होने चाहिए, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जीती होनी चाहिए, वो कंडीशंस हम देख लेंगे किसी वीडियो में। तो अभी तक 6 थी। कौन कौन सी? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सीपीआईएम, सीपीआई और एनसीपी। तो 6 पार्टी थी जिनको कि नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ था। और अब एक नई जुड़ गई, तृणमूल कांग्रेस, जिसकी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। तो अब राष्ट्रीय दलों की इंडिया में कितनी संख्या हो गई? 7। तो नेशनल पार्टी इंडिया में कितनी हो गई? 7, क्योंकि अब नई तृणमूल कांग्रेस जुड़ गई है। फिर 9 है उरी अटैक हुआ था, जो आर्मी के ठिकानों पे, जो सैन्य ठिकानों पे हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। 18 सितंबर को हुआ था 2016 को सुबह, और 17 जवान शहीद हो गए थे। काफी ज्यादा हल्ला मचा था सोशल मीडिया पे भी। सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उसके बाद इंडिया ने, जो कि एक नाम दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए, वो की थी 28 सितंबर को, और 7 ठिकाने नष्ट कर दिए थे। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब वही है कि एकदम कुछ प्रिसाइज एकदम हमला की, जैसे कुछ कमांडोज गए पीओके वाले एरिया में, और जो जहाँ पे आतंकी छिपे बैठे थे या फिर जो पाकिस्तान के ट्रेंड जो घुसपैठिए थे, उनको डायरेक्ट उनको मारो और चले आए, बिना किसी बिल्डिंग और किसी और चीज को नुकसान पहुंचाए हुए। सर्जिकली मतलब वही सर्जरी करना कि एकदम प्रिसाइजली अटैक करो, और जिस पे अटैक करना है उसी पे करो और वापस आ जाओ। ये एक न्यूज थी। फिर एक अगली न्यूज है, LRSAM के सफल परीक्षण हो गए। मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये डीआरडीओ ने किया है। और सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है ये, और इजराइल के सहयोग से। ये बराक 8, ये मेन है इसमें। बराक 8 जो मिसाइल बनी है, वो इंडिया और इजराइल के कॉपरेशन से बनी है, और ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर ये राफेल डील एक चल रही थी काफी ज्यादा, जो लड़ाकू विमान है, फाइटर जो प्लेन है राफेल। इंडिया की इंडिया की जब फ्रांस, ये पीएम मोदी की जब फ्रांस पे विजिट हुई थी, तो ये बात हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच में कि 126 राफेल डील खरीदेंगे। और से मतलब बात चली थी 126 के लिए, फिर फाइनली 36 पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रही है। रेडी टू फ्लाइट कंडीशन में हमको मिलेंगे राफेल, और इनको बनाने वाली कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। 8.85 बिलियन डॉलर की डील है ये, यानी कि 8.85 अरब डॉलर। सिटी 27 और जोड़ दिए गए हैं, और 60 स्मार्ट सिटी का चयन हो गया है। अमृतसर जो लास्ट ये वाली लिस्ट आई, इसमें टॉप पे था। और यूपी से कौन कौन से? आगरा, कानपुर और वाराणसी चुने गए हैं। तो यूपी आरओ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अभी लेटेस्ट स्मार्ट सिटी के एडिशन में यूपी से कौन कौन से सिटी सिलेक्ट हुए हैं। ये है आगरा, कानपुर और वाराणसी। फिर अगर, चलिए ये इस पार्ट में इतना ही करते हैं, बाकी इंटरनेशनल पार्ट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये करंट अफेयर्स वाली जो प्रतियोगिता दर्पण की समरी है, ये पूरी चाहिए जनवरी से लेके ये जितने भी नवंबर दिसंबर तक है, तो ये अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं हमारे पास। हम इसको कर देंगे, लेकिन आप बताइए कमेंट करके कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सीरीज में हम देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का जो नवंबर वाला एडिशन है, उसकी समरी है। ये हैंड रिटन समरी है, और ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने बनाया था तो काफी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था कि इसको कंटिन्यू करना है। इसलिए इस पार्ट को बना रहा हूं मैं। और इसमें पहले वाले पार्ट में हमने जो नेशनल जितनी भी न्यूज है वो उसकी समरी देखी थी। अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं, उन्होंने शेयर किए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस पे आप वीडियो बना लो। और ये जनवरी से लेके काफी सारे हैं। अगर आपको इसके बाद वाला वीडियो चाहिए तो फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर कमेंट आते रहेंगे तभी वीडियो बनेगा डिमांड पे। तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें इंटरनेशनल जो भी इवेंट है, 3 पेज हम लोग देख चुके थे यहाँ तक, और स्मार्ट सिटी वाला हो चुका था कि 60 स्मार्ट सिटी हो चुके हैं, और यूपी से आगरा, कानपुर और वाराणसी सिलेक्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट है, इसमें इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हुई उनका ये क्रम है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जहां जहां पॉसिबल होगा मैं इंग्लिश में बता दूंगा आपको। तो मिस्र के, यानी कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल अल फतह अल सीसी, उन्होंने इंडिया की यात्रा की थी
भारत यात्रा थी उनकी 1 से 3 दिसंबर, 1 से 3 सितंबर। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी वियतनाम की यात्रा की थी, और वियतनाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम एक एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया में देश है, और ये आसियान की कंट्री है। आसियान, अभी आसियान का भी हम देखेंगे। आसियान में 10 कंट्री होती है, उसको याद करने की ट्रिक भी है एक, अभी मैं बताऊंगा। और वियतनाम के राष्ट्रपति है वॉन दाई क्वांग, और प्रधानमंत्री है न्यूंग शुआंग कुक। उद्देश्य क्या थे? जब पीएम मोदी ने वियतनाम की यात्रा की थी, तो 12 समझौते थे और सहमत पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे। ये सबसे जो इंडिया और वियतनाम का जो मेन रिलेशन है, वियतनाम जैसे चाइना इंडिया को घेरता है, अपनी जो इनकी पॉलिसी है, ये जो सिल्क रूट वाली पॉलिसी, मैरीटाइम सिल्क रूट की, इंडिया को वो घेर रहे हैं। वैसे इंडिया का भी जो चाइना के बगल में कुछ कंट्रीज है, जैसे वियतनाम, वियतनाम और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे नहीं है, तो इसीलिए इंडिया वियतनाम को एज ए काउंटर भी यूज करता है। और इंडिया और वियतनाम के वैसे भी डिफेंस रिलेशन काफी मजबूत रहे हैं। जब वियतनाम में वॉर भी हुआ था, तब भी इंडिया ने सपोर्ट किया था वियतनाम को। और वियतनाम से मतलब काफी फ्रेंडली रिलेशन है, इंडिया के कुछ ही कंट्री से काफी फ्रेंडली रिलेशन है, जैसे कि एक है भूटान अपना, जो नेबर कंट्री है, और दूसरा ये वियतनाम है। और इसमें दक्षिण जो साउथ चाइना सी वाला जो मुद्दा है, जिसमें चाइना पूरा क्लेम करता है अपना 9 डैश लाइन बना के कि ये पूरा मेरा है, उसमें वियतनाम और जितनी भी साउथ ईस्ट की कंट्री है सब इनको अपोज करती हैं। तो उसमें इंडिया ने कुछ ऑयल ब्लॉक्स खरीद रखे हैं, जिससे कि जिसका कि एक्सप्लोरेशन होगा तो कुछ क्रूड ऑयल निकलेगा। उसके अलावा इंडिया ने वियतनाम को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है, यानी कि $500 मिलियन देंगे इनको ये लाइन ऑफ क्रेडिट, और जिससे कि वियतनाम काफी मजबूत होगा। और भी कई सारे डिफेंस के एग्रीमेंट भी किए हैं वियतनाम के साथ। कुछ मिसाइल और ये एयरक्राफ्ट देने की भी बात की है। एक सॉफ्टवेयर पार्क ये हेतु ये $50 लाख का अनुदान दिया है, और 2017 को इंडिया और वियतनाम ईयर ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में बनाएंगे। और भारत के एक्चुअली देखिए, इंडिया में पहले चालू की थी पीवी नरसिम्हा राव जी ने, ये लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि ईस्ट की तरफ देखो। उसमें ईस्ट की तरफ वही मतलब जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है इंडिया के पार्ट से, और उनकी तरफ देखो और उनसे अच्छे रिलेशन बनाओ, उनसे इकोनॉमिकली अच्छे रिलेशन हो जाए। और ईस्ट में और भी चीजें आ जाती हैं, और भी कंट्री आ जाते हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इवन ये जो नीचे कुछ देश है फिजी विजी, और ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी। तो ये ओवरऑल ये ईस्ट था। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने एक्ट ईस्ट बोल दिया है कि ये लुक बहुत हो गया, अब इस पे एक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन लेंगे। तो ये उसी का है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से काफी सारे फायदे हैं, मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि उससे नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है वो काफी ज्यादा अनडेवलप्ड है। और अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को भी ये डेवलप करना पड़ेगा, वहां भी रोड बनानी पड़ेगी, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। क्योंकि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ अगर आपको पूरे अच्छे रिलेशन बना के रखने, तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है वहीं से कनेक्टिविटी होगी। म्यांमार से रिलेट जुड़े जो भी अपने स्टेट है इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश है सबसे ऊपर है, और फिर उसके बाद जितने भी है मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम है, तो ये सब म्यांमार से जुड़े हुए हैं। और म्यांमार हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। फिर थर्ड न्यूज है कि एशिया में भी जीका वायरस का प्रकोप हो गया है। जीका वायरस काफी दिनों से चल रहा है, और ये कहाँ कहाँ, थाईलैंड और सिंगापुर में भी पाया गया अभी लेटेस्ट। फोर्थ न्यूज है इंटरनेशनल की, नई दिल्ली में जो पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव हुआ है। देखिए ब्रिक्स अभी हुआ था गोवा में, ब्रिक्स समिट हुई थी अभी, ये 8th जो ब्रिक्स समिट हुई है गोवा में हुई है इंडिया में। और उसमें कई सारे नए इनिशिएटिव लिए गए, उसमें से ये है कि पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव हुआ है नई दिल्ली में। और इसको किसने समापन किया? ये एम वेंकैया नायडू ने, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है वो। उसकी उद्घाटन फिल्म थी वीरम, मलयालम में थी, और समापन फिल्म थी स्किप ट्रैक्स चीनी, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी इसकी तिथि राम रेड्डी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए ब्रिक्स की जो ब्रिक्स समिट, उससे रिलेटेड सब कुछ मैं बता चुका हूँ वीडियो समरी में, आप उसकी समरी पूरी देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ और क्या क्या टेक अवे थे उसके। फिर उसके बाद एक न्यूज है मिशेल टेमर, ये देखिए जो ब्राजील की प्रेसिडेंट थी डिल्मा रोसेफ, उनका इम्पीचमेंट हो गया था, यानी कि उनका महाभियोग हो गया था। और उसके बाद जो ये बने थे मिशेल टेमर को ब्राजील का राष्ट्रपति बना दिया गया था। फिर और ये एक न्यूज है कि श्रीलंका को मलेरिया मुक्त राष्ट्र
घोषित कर दिया गया है, यानी कि श्रीलंका हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। 5 सितंबर 2016 को किया गया, 2012 कोई मामला नहीं है। 2015 में मालदीव को कर दिया गया था और 2021 तक भूटान, चीन और नेपाल को कर दिया जाएगा। देखिए, जो मलेरिया फ्री कंट्री है या पोलियो फ्री कंट्री, ये जितने भी स्टेटस होते हैं डब्ल्यूएचओ वाले देते हैं। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वो ये ग्रांट करती है सर्टिफिकेट को। उसमें लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं कि जैसे कुछ अगर टाइम पीरियड तक अगर आपके यहाँ पोलियो नहीं होगा और कुछ टाइम पीरियड तक मलेरिया नहीं होगा तो ये डिक्लेयर कर देते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है, देखिए, कि अगर 3 साल तक ये जो एनोफिलिस मॉस्किटो है जिससे मलेरिया फैलता है, अगर वो उसका ट्रांसमिशन अगर ये मतलब वहां पे जो भी जिस भी नेशन में वहां पे उसका ये इंटरप्शन रुक गया है और 3 साल तक लगातार केसेस नहीं आ रहे हैं, तो उसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर अगली न्यूज है 14th, जो आसियान और इंडिया की जो समिट हुई है उस वो हुई थी वियंतियाने, लाओस में हुई थी इस बार की समिट आसियान की। 8 सितंबर से चालू हुई थी, 8 सितंबर को हुई थी 2016। और ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का समूह, अभी मैंने बताया आपको आसियान में 10 देश हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 10 देश है, और 10 देशों को याद करने की ट्रिक आपको पता ही होगी, मैं कई बार बता चुका हूं। जो मेरे चैनल के रेगुलर जो व्यूवर हैं, बीपीएल टीवी और MIMCS मिमिक्स। तो बीपीएल टीवी मिमिक्स, और ये बी से हो गया ब्रुनेई, पी से हो गया फिलीपाइंस, एल से हो गया लाओस, टी से हो गया थाईलैंड, वी से हो गया वियतनाम, और एम से हो गया म्यांमार, आई से हो गया इंडोनेशिया, एम से हो गया मलेशिया, सी से कंबोडिया और एस से सिंगापुर। तो आसियान 10 कंट्रीज का समूह है, और इसमें ये 14th आसियान इंडिया की समिट हुई थी। ये आप याद रखिएगा, बीपीएल टीवी मिमिक्स पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि आसियान में कौन कौन सी कंट्री है, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी नहीं है, तो लिस्ट दे देंगे आपको, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे। और ये 2015-16 में जो इंडियन आसियान का जो ट्रेड है वो $65.06 बिलियन यानी कि अरब डॉलर था। और भारत का जितना भी पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है उसमें से 10.12% आसियान के साथ होता है। तो काफी मेजर ग्रुप है ये आसियान इंडिया के लिए। और आसियान जो है वो भारत के कुल व्यापार में चौथा सबसे बड़ा भागीदार है। तो आप याद रखिएगा, आसियान का जो भारत भारत का जो टोटल ट्रेड है उसमें से चौथा सबसे बड़ा भागीदार है। और भारत जितना भी ग्लोबल ट्रेड करता है उसका ये 10.12% है। आसियान देशों के व्यापार में भारत की सबसे, अगर आसियान के रेफरेंस में देखेंगे तो भारत का 6 नंबर है वहां पे। टोटल मतलब व्यापार है आसियान के साथ 65.06 अरब डॉलर, यानी कि 65.06 बिलियन डॉलर। आयात यानी कि इंपोर्ट करते हैं हम ज्यादा आसियान से, 39.91 अरब डॉलर। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करते हैं हम 25.15 अरब डॉलर। और ये इसीलिए ट्रेड डिफिसिट है, ये जो आसियान कंट्री से ट्रेड डिफिसिट है हमारा। मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। ज्यादातर कंट्री से हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट ही रहता है। चाइना से भी आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट चलता है हमारा चाइना से चलता है। करीबन $70 बिलियन का वहां से आता है, और हम सिर्फ 20-25 बिलियन डॉलर ही कर पाते हैं। तो $40 बिलियन के आसपास चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है, काफी कम कंट्री से चलता है। उसके अलावा जो 14th आसियान समिट हुई थी, 14th आसियान भारत की जो शिखर सम्मेलन हुआ था, समिट हुई थी, उसमें एक ये डिसीजन लिया गया था शिलोंग में पूर्वोत्तर हिल यूनिवर्सिटी में आसियान स्टडी सेंटर की स्थापना के लिए। ये इंडिया ने किया था इसमें, तो इसके लिए आभार रहे ये। मतलब शिलोंग में पूर्वोत्तर हिल यूनिवर्सिटी में आसियान स्टडी सेंटर की स्थापना की जाएगी इंडिया में। फिर 8 न्यूज है 11th, देखिए आसियान समिट के में ही ये भी होती है ईस्ट एशिया समिट, EAM, और इंडिया इसका मेंबर है। और ये इसको बोलते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, और ये हुई थी वियंतियाने लाओस में। ये दोनों आसियान इंडिया समिट और ये ईस्ट एशिया समिट दोनों हुई थी वियंतियाने लाओस में, 8 सितंबर को हुई थी, 8 सितंबर 2016 को। और ये जो EAM यानी कि ईस्ट एशिया जो समिट है, ये EAS है, सॉरी, ये
ईस्ट एशिया समिट यानी कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में, इसमें कंट्री कौन कौन से मेंबर है? एक तो पूरे 10 जो आसियान देश है वो मेंबर है, आप याद रखिएगा 18 मेंबर है टोटल इसमें, और प्लस 8 जो इससे आसियान से काफी क्लोजली सराउंडिंग में है, इसके या रिलेटेड है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया आसियान के नॉर्थ में, फिर जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, और अमेरिका हो गया, और रूस हो गया। तो ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्री है, आसियान की 10 यानी कि बीपीएल टीवी मिमिक्स, और उसके अलावा इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और अमेरिका। रूस और अमेरिका तो देखिए हर ग्रुप में रहते ही है जनरली। उसके अलावा जितने भी सराउंडिंग वाली कंट्री हैं जो ईस्ट ये आसियान की, वो है सब इसमें। अध्यक्षता किसने की थी? थोंगलुंग सिसोलित ने, जो कि पीएम है लाओस के। और 12th ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे होगी? फिलीपाइंस में होगी। तो आप ये याद रखिएगा, 12th कहाँ पे होगी? फिलीपाइंस में होगी। उसके अलावा फिर ये नेपाल के प्रधानमंत्री अभी बने थे, ये जो नए प्रधानमंत्री बने थे, जिनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, बोलते हैं प्रचंड उनका निकनेम है। उनकी भारत यात्रा थी, और उसमें जो मेन एम था, 3 समझौतों पर हस्ताक्षर थे। $750 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए नेपाल सरकार ने, जो इंडिया की एक्सिम बैंक है, एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है, उससे समझौता किया है। तो आप ये नाम याद रखिएगा। पहली बात तो नेपाल के प्रधानमंत्री का पुष्प कमल दहल प्रचंड नाम है, और इंडिया की यात्रा की थी, और 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। $750 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए इंडिया की एक्सिस ये सॉरी एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से समझौता किया है। और उसके अलावा नाप्ता झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है शिमला में, एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना का इसमें इनॉग्रेशन भी किया, इनके अवलोकन किया। G20 के बारे में देखते हैं। G20 में जो वर्ल्ड की 20 मेजर इकोनॉमीज है, इंडिया हो गई और यूएस हो गई, रशिया हो गई, जितनी भी है मतलब वो है। और इसके अलावा ये इसका हुआ था अभी 11th 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था, 11वां 11 समिट हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? चाइना में हुई थी, हुआंगवू में, या जिसको हांगजू बोलते हैं हिंदी में। देखिए G20 में 19 कंट्री है, और एक यूरोपियन यूनियन भी उसका मेंबर है, मतलब यूरोपियन यूनियन जो 28 देशों का समूह है। और ये अब इंग्लैंड निकल गया इससे, मतलब अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेक्सिट का वोट हो गया है। तो ये एज ए पूरा ग्रुप है इसमें, और प्लस 19 कंट्रीज है। इसकी जो जीडीपी, पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसमें से G20 का 85% कंट्रीब्यूशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी जीडीपी है उसमें से 85% तो G20 का ही है। और वैश्विक जो व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड का जितना ट्रेड होता है पूरी दुनिया में, 80% G20 से ही होता है। G20 के जो कंट्री है वही करते हैं, G20 के जो सदस्य वही करते हैं। और पूरे वर्ल्ड की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो G20 में ही है, क्योंकि इंडिया भी इसी में है, चाइना भी इसी में है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया के पास वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, दोनों इसी में है, और ज्यादा और भी कंट्रीज है, यूएस भी इसी में, रशिया भी है। तो 2/3 पॉपुलेशन है G20 की, 80% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड करता है, 85% पूरा वर्ल्ड की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, 19 कंट्री है, और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। और ये एशिया में जो एशियाई वित्त संकट आया था 1999 में, तब से ये शुरुआत हो गई थी G20 की। उससे यानी कि वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक होती है, यानी कि जो आरबीआई है अपने आप पे, वही जो भी कंट्री प्लस फाइनेंस मिनिस्टर की 2008 में वाशिंगटन बैठक हुई थी, यानी कि फर्स्ट समिट हुई थी। और G20 का कोई ऐसा स्थानीय सचिवालय और मुख्यालय नहीं है। अगला जो सम्मेलन होगा 17 में कहाँ पे होगी? हैम्बर्ग में, जर्मनी में प्रस्तावित है ये, में। तो ये आप याद रखना चाहिए कि जहां पे हुई है समिट, और अगली बार कहाँ पे है, हैम्बर्ग। अभी कहाँ पे हुई थी? डच कौन है? तो ये पूरा ये 8वां शिखर सम्मेलन होता उसके बारे में नहीं बता चुका आपको पूरी देख जी। अफगानिस्तान के सिर्फ और भारत यात्रा हुई थी 14 से 15 सितंबर के बीच में, और 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उसके अलावा ये एक न्यूज है, ये उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है, जो हमेशा बदमाशी करता रहता है, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब को डिटोनेट कर देते, मतलब
हाइड्रोजन बॉम्ब का ये किया था इन्होंने टेस्ट, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाने की कगार पे है ये लोग। पूरी दुनिया में इस समय दो ही कंट्रीज सिर्फ अभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है, एक तो पाकिस्तान है और एक ये उत्तर कोरिया है। बाकी जितनी भी कंट्रीज है, जैसे इंडिया ने भी बैन कर रखा है, बंद कर रखा है, और इसीलिए पूरी दुनिया को इससे खतरा भी है, इसीलिए सब लोग भड़क जाते हैं। यूएस हमेशा भड़क जाता है जब भी उत्तर कोरिया कोई भी परीक्षण करता है परमाणु, और अभी इसीलिए उत्तर कोरिया ने पांचवा परमाणु परीक्षण किया है, 9 सितंबर 2016 को किया था, और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और पुंगरे में पुंगेरी नाम का ये है कोई यहाँ पे, वो है परीक्षण स्थल। फिर ये इंडियन नेवी के दो युद्धपोत हैं, यानी कि भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत हैं, उनका मॉरिशियस ये दौरा हुआ है। ये आईएनएस कोलकाता है और आईएनएस आदित्य है। नाम याद रखिएगा, पोर्ट लुइस पर रहे। ये पोर्ट लुइस कहाँ पे है, मतलब पोर्ट लुइस है मॉरिशियस में। मॉरिशस जो कि इंडियन ओशियन में है, इंडिया के नॉर्थ में एक छोटी सी मतलब जैसे आइलैंड है, जैसे सिसिलीज है वैसे मॉरिशियस है, तो ये है। तो पोर्ट लुइस आपको याद रखना चाहिए, मॉरिशस में है, और इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने ये मॉरिशस का दौरा किया है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अगर आपको थर्ड पार्ट इसमें जारी रखना है, अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्ट भी इसका बनाना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अज्जू अजय राठौर जी को फिर से शुक्रिया, और उनके हम और भी नोट्स लाएंगे, लेकिन अगर आपको बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण एक काफी अच्छी मैगजीन है, और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये स्टेट पीसीएस के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, एसएससी के लिए भी, आरओ के लिए भी। तो ये प्रतियोगिता दर्पण के हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये नवंबर का जो एडिशन है, इसमें सितंबर अक्टूबर की न्यूज है। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये अजू अजेंद्र राठौर जी के। दो पार्ट देख चुके हैं हम, तीसरा पार्ट इसमें देखेंगे। और अगर आपको ये कंटिन्यू करना है, तो जैसे सेकंड पार्ट में मुझे रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए मैं थर्ड बना रहा हूँ। आप इस पे कमेंट करते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए, और इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको सही बात लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, आपकी तरफ से अगर सपोर्ट रहेगा तो हम भी अपनी तरफ से पूरा दम लगा देंगे। 27 नवंबर को आरओ का एग्जाम है आपका, तो उससे पहले मैं ये पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। चलिए थर्ड पार्ट चालू करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। देखिए, हिंदी में नोट्स हैं ये, और मैं इसको कोशिश करूंगा कि ज्यादातर ये इंग्लिश वाले वर्ड बोले जाएं, मतलब इंग्लिश वाले भी समझ सकें। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि नेहरू जी ने चालू किया था। नेहरू जी, ये इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था। इसका 17th जो है ये समिट हुआ था अभी, 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था। वेनेजुएला में एक आइलैंड है मार्गरीटा, मार्गरीटा द्वीप में हुआ था। यहाँ पे पर्ल ऑफ द कैरिबियन में है ये, और यहाँ के योरलामार शहर में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, प्लेस ये वेन्यू वाले क्वेश्चन में आ सकता है डायरेक्टली। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, वाइस प्रेसिडेंट ने। देखिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉन अलाइन मूवमेंट में, जिसका कि इंडिया खुद एक फाउंडर मेंबर हो, उसमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया हो। एक बार हुआ था, मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था, लेकिन तब वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। और उसके बाद ये पीएम मोदी दूसरे ऐसे पीएम है जो कि मतलब अवेलेबल थे, फिर भी ये नॉन लाइन मूवमेंट में नहीं गए। और उसका रीजन भी आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे अभी हम लोग यूएस के काफी क्लोज हैं, और यूएस से जो इंडिया की रिलेशंस हैं वो बढ़ती जा रही है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होती जा रही है। यूएस उनको सपोर्ट करता है एनएसजी के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के लिए, और भी कई जगह सपोर्ट करता है। रसिया भी, रसिया हमारा नेचुरल एलाई है। तो कुल मिला के हम लोग नॉन अलाइन वाला जो ये मूवमेंट चालू हुआ था, उसका अभी इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस बचा नहीं है अभी। टोटल इसमें 120 देश हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम सिग्निफिकेंस खत्म हो गया तो ये ऑनलाइन मूवमेंट को खत्म करना चाहिए। इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये एक मैंने वीडियो बना रखा है उसका, नॉन अलाइन मूवमेंट कैसे जरूरी है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कौन से, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो आप उसमें पूरी डिटेल देख लीजिएगा। अभी मैं जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है वो बता रहा हूँ। टोटल नॉन अलाइन मूवमेंट में 120 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, और इसकी थीम क्या थी, पीस, सॉवरेनिटी एंड सॉलिडारिटी फॉर डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इंडिया, मिस्र यानी कि इजिप्ट, और यूगोस्लाविया की पहल पर, और इसमें इंडोनेशिया भी था पार्टनर। फाउंडर कंट्रीज में से भारत इसका संस्थापक देश है, मतलब फाउंडर है।
पहला जो ये हुआ था नॉन लाइन मूवमेंट का समिट 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। 25 देश गए थे। फिर उसके बाद सातवां जो इसका सम्मेलन हुआ है 1983 में भारत में हुआ था, 101 देश गए थे। और 2018 में ये वियतनाम में प्रस्तावित है, 2 साल में होता है करीबन। 2016 में हुआ है, तो 17वां और 18वां होगा 2 साल बाद वियतनाम में। और यह शिखर सम्मेलन 3-3 साल के अंतराल पे होता है। ये तीन का तो नहीं है, ये 2016 में हुआ है अभी, ये मैं एक बार चेक कर लूंगा। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप बताइएगा इसमें कि 2 है कि 3 है। वैसे इन्होंने लिखा है तो ये काफी अच्छे से नोट किया हुआ है, तो शायद ये 3 साल का ही होगा। ये एक बार कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा इसमें। फिर दूसरी न्यूज है आवाजें पंजाब। अभी देखिए सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो बीजेपी से अलग हो गए थे और उन्होंने नई पार्टी बनाई, तो उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली। उसका नाम है आवाजें पंजाब। यूपी में 10 विधायकों का सम्मान किया गया है और ये 25 साल तक विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रहे हैं, यानी कि एमएलए रहे हैं 10 साल तक लगातार। उन 10 विधायकों के क्या नाम है? माता प्रसाद पांडे, आजम खान, अवधेश प्रसाद, दुर्गा प्रसाद यादव, नरेंद्र सिंह यादव, राजीव कुमार सिंह, राम गोविंद चौधरी, श्याम देव राय चौधरी और श्याम सुंदर। तो ये हैं कुछ 10 विधायक जिनका कि यूपी में ऑनर किया गया है। 25 साल तक ये विधानसभा से जुड़े रहे हैं, एमएलए रहे हैं। फिर ये एक ये करंट अफेयर की न्यूज है कि मेघालय के राज्यपाल हैं ये शनमुगनाथन, और इनको अब अरुणाचल प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। मतलब ये मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दोनों के गवर्नर रहेंगे। फिर ये इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ है, ये परिदृश्य आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। वैसे हिंदी काफी कठिन तो होती है, लेकिन स्टेट पीसेस जैसे यूपी पीसेस एग्जाम के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल होना ही चाहिए। तो ये कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। जैसे पहली न्यूज है फोर्ब्स इंडिया में जो इनकी रैंकिंग आती है उसमें मुकेश अंबानी फिर से नंबर 1 हो गए। उनकी जो टोटल जो ये इनकी इनकम है, ये है, ये टोटल आय है जो इनकी $22.7 बिलियन है। $22.7 बिलियन, ये इतनी ज्यादा है कि कई सारे देशों को खरीद सकते हैं ये। और लगातार 9 सालों से ये शीर्ष पे है। $22.7 अरब, $22.7 बिलियन। दिलीप सिंह भी नंबर 2 पे है, इनकी $16.9 बिलियन है, अरब डॉलर। और थर्ड नंबर पे हिंदुजा भाई जो अशोक लेलैंड वाले हैं, उनकी 15.2। देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस कितना ज्यादा है। पहला वाला है 23 के करीब और दूसरा वाला है 17 के करीब, मतलब $6 बिलियन का। और ये एक काफी सरप्राइजिंग न्यूज है कि ये आचार्य जो बालकृष्ण है, जो कि पतंजलि के सीईओ हैं अभी, जो योग गुरु बाबा रामदेव के साथ हैं। एक दूसरा बंदा आपने देखा होगा कई बार, आचार्य बालकृष्ण, ये बहुत अमीर है और ये $2.5 बिलियन इनकी टोटल आय। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो मतलब पैसे कमाने के लिए बड़ी कंपनी खोलने के लिए अच्छी मॉडल्स ही चाहिए। ये कई सारे ऐड में आपने देखा होगा, योग जिन इनके जितने भी ऐड आते हैं उसमें या तो बाबा रामदेव दिखेंगे या फिर आचार्य बालकृष्ण दिखेंगे, बालाकृष्ण। तो काफी ज्यादा एकदम से उठे हैं ये लोग। और टॉप जो 100 की रिच रिच जितने भी लोग हैं इंडिया में, उसमें से 4 महिलाएं हैं। सावित्री जिंदल हैं और ये जिंदल ग्रुप की हैं, ये कीमत राय गुप्ता हैवेल्स से रिलेटेड है ये। किरण मजूमदार है बायोटेक से, और लीना तिवारी है। फिर दूसरा है ये इंपॉर्टेंट न्यूज इकोनॉमी की, जीएसटी। जीएसटी देखिए पहले वो अब एक्ट बन चुका है, तो जीएसटी एक्ट पास हो चुका है 101st। तो जीएसटी क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 122nd, क्योंकि कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं बिल वो पास नहीं हो पाए थे, तो ये अमेंडमेंट बिल था 122nd। लेकिन जो अमेंडमेंट एक्ट कौन सा हुआ है वो 101, मतलब जो पास हो जाता है उसको एक्ट बोलते हैं। तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये। और अभी तक 100 हुए थे, अब 101 हो गए हैं इसको मिला के इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और बिल कौन सा है? बिल पहले आ जाता है, विधेयक होता है, अगर वो पारित हो गया तो एक्ट बन जाता है, अधिनियम। 122nd संविधान संशोधन संशोधन विधेयक था, संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन 101 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित हो गया ये। 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया और 8 अगस्त को फिर लोकसभा में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि असम पहला ऐसा स्टेट है, पहला राज्य जिसने इसे पारित किया। ये देखिए ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इसकी एक ये भी रिक्वायरमेंट है कि पहली बात तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए ये पार्लियामेंट से। और दूसरी बात जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं
जैसे कि इंडिया में इस समय 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है, तो जितने स्टेट हैं उनमें से हाफ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनसे ही पास होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो भी है स्टेट की जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों है, तो हाफ मतलब 15 स्टेट को अपने विधानसभा से इनको पास कराना ही पड़ेगा। और उसमें से सबसे पहला जो स्टेट है वो है असम। 1 अप्रैल 2016 से लागू करने का प्रयास हुआ था लेकिन ये नहीं हो पाया, अगली बार होगा शायद ये 1 अप्रैल 2017 से हो जाएगा। थर्ड न्यूज इकोनॉमी की इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 123rd। 178 कंट्रियों का इसमें रैंकिंग है, उसमें से इंडिया की 123rd है। और ये इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग कौन ये इसको मतलब ये पब्लिश करता है, तो वो है अमेरिका के हेरिटेज फाउंडेशन, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा ही पब्लिश की जाती है रैंकिंग। टॉप पे इसमें हांगकांग है और लास्ट जो प्लेस है वो है उत्तर कोरिया का। इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग में इंडिया की 123rd रैंकिंग है। जितनी भी इंडिया की रैंकिंग होती है वो आप लेटेस्ट वाली करंट अफेयर पे नजर रखिएगा, ये आएंगी जरूर। और ये अभी 2016 में आ गई, तो 2017 में जितने भी स्टार्टिंग में एग्जाम होंगे, एमपीपीसीएस हो गया, यूपीपीसीएस, आरओ वाला एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। 2016-17 में पहली तिमाही में 7.1% की जीडीपी में ये ग्रोथ हुई है। फिर ये और एक न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट, ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। देखिए जैसे पहले होता था कि जो आरबीआई का गवर्नर है, जैसे रघुराम राजन थे, तो वही डिसाइड करते थे कि जो पॉलिसी रेट है वो क्या होगा। पॉलिसी रेट होता है, रेपो रेट होता है जो। लेकिन अब क्या हो गया, अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई। देखिए ये लिखा हुआ है, मॉनिटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसका पर्पज होगा, ये इंटरेस्ट रेट को ये डिसाइड करेंगे। मतलब जो पॉलिसी रेट होता था, जो रेपो रेट होता था, उसको सिर्फ आरबीआई के गवर्नर नहीं करेंगे, बल्कि 6 मेंबर्स की कमेटी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, वो डिसाइड करेंगे। और वो टारगेट उसका क्या रहेगा, सिर्फ उनका टारगेट रहेगा, अभी तक ये डब्ल्यूपीआई पे करते थे टारगेट, आप करेंगे सीपीआई पे टारगेट, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे टारगेट करेंगे। और इनका टारगेट है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना। 4% इसकी लिमिट है इन्फ्लेशन रेट की, और इसमें ±2% का मार्जिन है। तो बस ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये करेगी, ये इसका ऑब्जेक्टिव होगा। और इसमें 6 मेंबर होंगे, 3 गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, 3 आरबीआई की तरफ से होंगे। आरबीआई की तरफ से आरबीआई के गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। और 3 गवर्नमेंट के जो मेंबर है वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, जो भी इकोनॉमी और फाइनेंस में इंटरेस्ट वाले होंगे, जो अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल्स होंगे, उनको रखा जाएगा। डिसीजन मेजोरिटी वोटिंग से होगा, और आरबीआई गवर्नर शुरू में वोट नहीं करेगा, लेकिन वो जब तब करेगा जब टाई हो जाएगा, और 4 मेंबर कम से कम होने चाहिए कोरम में। तो ये है, इसमें देखिए लिखा हुआ 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो 3 गवर्नमेंट से। तो ये आप जरूर याद रखिएगा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ये अभी नया है, लेटेस्ट है, तो ये पूछा सकता है। 3 जो गवर्नमेंट के मेंबर है वो अभी गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए। चेतन घाटे, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। फिर यामी दुआ है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक हैं। फिर रविंद्र एच ढोलकिया, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। टोटल 6 मेंबर्स होंगे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में। इसके चेयरमैन होंगे आरबीआई के गवर्नर। तो ये आप याद रखिएगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पे मैंने वैसे भी एक वीडियो बना रखा है, आप उस पर देख लीजिएगा डिटेल्ड, अगर आपको समझना हो ये पूरा। फ्लेक्सी जो फ्लेक्सी फेयर सिस्टम आ गया है रेलवे में, यानी कि फ्लेक्सी प्रणाली आ गई 9 सितंबर 2016 में। और ये 3 ट्रेनों में, राजधानी में, शताब्दी में, दुरंतो प्रीमियर में ये इम्प्लीमेंट होगी। देखिए फ्लेक्सी का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी तक शताब्दी की टिकट मान लीजिए दिल्ली से कानपुर तक की है 800 850 के आसपास। तो इसमें क्या होगा कि जो शुरू की 10% सीट बुक होंगी वो तो 1x से होंगी, मतलब जितना किराया था उतने ही से होंगी। लेकिन जब 10 मान लीजिए 100 सीटें हैं एक ट्रेन में, ठीक है, आपको बुक करनी, तो पहले आप 100 की 100 सीटें 850 में बुक कर रहे थे। अब क्या होगा फ्लेक्सी प्रणाली में कि पहले की जो 10 सीटें हैं वो तो 100 रुपए में जितना भी मतलब कॉस्ट होगा, मान लीजिए 100 सीटें और हर सीट की टिकट है 100 रुपए, तो 10 की जो पहले वाली टिकट होंगी वो तो 100 रुपए में बुक हो जाएंगी। लेकिन जो नेक्स्ट जो 11वें नंबर की सीट है, जब 10 बुक हो जाएंगी, 11 से लेके 20 तक, उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, इस 1.1 इंटू ये एक्स, यानी कि 110 रुपए लगेगा।
जब ये 20 तक हो जाएंगे तो 21 से लेके जो 30 तक जो सीट बुक होंगे उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, 1.2, यानी कि 120 रुपए लगेगा। तो ये है फ्लेक्सी प्रणाली। और इसमें ये होगा कि जब तक 50 हो जाएंगी, 1.5 तक जाएगा, 1.5 मैक्सिमम लिमिट होगी, मतलब उस जो ये तीनों ट्रेनें हैं, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो प्रीमियर, इसमें ये जो इनका जो भी फेयर है वो 1.5 गुना तक हो जाएगा अगर 50% बुक होगी। और 50% के बाद जितनी भी बुक होंगी सबका 1.5 गुना ही लगेगा, देखिए लिखा हुआ है। और भी कई की जगह ये लिमिट फिक्स की हुई है। तो ये होता है फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। और ये है थर्ड एसी पे, सेकंड एसी पे है, फर्स्ट एसी पे नहीं है, और एग्जीक्यूटिव क्लास में भी नहीं है। बस ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वाली पॉइंट है। 500 करोड़ रुपए इससे ये राजस्व आ जाएगा। और फिर ये अगली इकोनॉमी की न्यूज है, अलग से रेल बजट जो आता था पहले, कि सबसे पहले रेल बजट आता है फरवरी के लास्ट वीक में, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर बजट आता है। तो अब ये अलग, ये रेल बजट अलग से नहीं आएगा, अब एक साथ ही आएगा। शुरुआत इसकी हुई थी 1924 में रेल बजट की, और फिर ये अंत हो जाएगा 2017, मतलब अगले साल से रेल बजट अलग से नहीं आएगा। तो ये तीसरा पार्ट था इसका, प्रतियोगिता दर्पण का। अगर आपको इसके बाद भी कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए अभी इसमें प्रतियोगिता दर्पण का जो नवंबर का एडिशन है वो हम देख रहे थे, 3 पार्ट देख लिए थे, और ये फोर्थ पार्ट होगा, इसमें कंप्लीट कर लेंगे इसको लगभग। अभी जो हमारे चैनल पे जो भी वो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसकी वजह से आप लोग का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अलग से रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। वो वाला जो भी केस है वो शायद आज, कल यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया था, आज शायद वो फिर से ठीक हो जाएगा। वो हमने फिर से री अपील की है। और जो बंदा था जिसने झूठ ये हम लोगों पे कॉपीराइट का वो करा था, वो उसने भी अपनी तरफ से रिट्रैक्शन मेल डाला है। चलिए वो सब छोड़िए, अभी ये देखिए अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं ये। और इन्होंने लिखा है, जो हमने 3 पार्ट भेजे थे इनको, कि ये आपका काम काफी अच्छा है, तो इनकी तरफ से ये एक मैसेज आया है, कमेंट आया है। आप भी कमेंट बताइएगा करके कि जो ये हम कर रहे हैं ये ठीक है कि नहीं। अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं ये। इकोनॉमी वाली न्यूज देख रहे थे, सातवां था कि अलग से रेल जो बजट लाने की 92 वर्ष की जो ओल्ड ये सिस्टम था ये खत्म कर दिया गया है। ये देखिए रेल बजट स्टार्टिंग कब हुआ था, 1924 से। और 2017 यानी कि अगले साल से जो रेल बजट आएगा वो अलग से नहीं आएगा। अभी तक का क्या सिस्टम था, फरवरी के लास्ट वीक में सबसे पहले रेल बजट आता था, फिर इकोनॉमिक सर्वे आता था, और फिर इसके बाद बजट आता था। तो अब क्या होगा, रेलवे बजट नहीं आएगा, अब डायरेक्ट आएगा, बजट के साथ आएगा। तो ये न्यूज थी, ये काफी इंपॉर्टेंट थी। फिर एट न्यूज है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं इसको। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है, ये हिंदी में बोलते हैं लॉजिस्टिक निष्पादन रिपोर्ट। इसमें इंडिया की रैंकिंग 2014 में 54 थी, और अभी 19 प्लेस इंडिया ने जंप कर लिया है। 19 प्लेस का ग्रोथ हुआ इंडिया का, मतलब अब हो गई 54 से डायरेक्ट 35 पे आ गया इंडिया। और इसमें 160 कंट्री को इवेलुएट किया गया था। चाइना की 27 है रैंक, पाकिस्तान की 68 है, देखिए ये भूटान की 135, नेपाल की 124 है। और ये जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जो रिपोर्ट है ये कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये जरूर पूछते हैं कि कोई भी रिपोर्ट है तो उसमें पहली बात तो आपको इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए उसमें, और दूसरा ये जरूर पता होना चाहिए कि उसको पब्लिश कौन करता है। तो उसको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। इसमें टॉप पे जर्मनी है, और जो इसमें जो लोवेस्ट इसमें जो प्लेस मिला है वो सीरिया को है, 160 वाला। और ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है ये 2 साल में होती है, हर 2 साल में ये बनाई जाती है, हर 2 साल में इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। और लास्ट टाइम 2014 में इंडिया की रैंकिंग थी 54th, और इस बार हो गई 35। तो 19 प्लेस का जंप किया इंडिया ने। दूसरी ये न्यूज है इकोनॉमी की, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। तीसरा ये गोल्ड जो मोनेटाइजेशन स्कीम है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, वो फिफ्थ स्टेज चालू हो गई, 5वां चरण चालू हो गया है। फिर ये कुछ नवीनतम सामान्य ज्ञान की ये है, ये प्रतियोगिता दर्पण की समरी है ये इसमें। और ये जितने भी स्टेट पीसीएसएल एग्जाम है उसमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन इन न्यूज वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पूछ सकते हैं। जैसे कि अलका सुरोही न्यूज में थी, यूपीएससी की नई चेयरमैन बन गई, ये एमपी कैडर की हैं। दूसरे हैं कार्लोस आर्थर नुजमान, और ये रियो ओलंपिक की आयोजन समिति के अध्यक्ष थे, हैं मतलब। फिर है विपिन रावत, ये थल सेना के नए उप प्रमुख हैं। फिर ओपी कोहली हैं, ये गुजरात के गवर्नर बना दिया गया है, इनको गुजरात के राज्यपाल बना दिया गया है।
गुजरात के राज्यपाल थे ये, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया इनको, ओपी कोहली को। तो ओपी कोहली पहले गुजरात के गवर्नर हैं अभी तक, और इनको मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया गया है। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, गवर्नर जैसे होता है एक स्टेट का, अगर उसको दूसरे स्टेट का भी बना देते हैं, तो फिर जो भी उसका सैलरी और पर्क्स होते हैं वो सब दोनों स्टेट मिल के फिर आपस में डिसाइड करते हैं किस रेशियो में होना है, तो दोनों में डिवीजन हो जाता है मतलब उसके सैलरी का। फिर है सी विद्यासागर राव, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे अभी तक, इनको तमिलनाडु का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, तो राज्यपाल को मतलब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। ओपी कोहली गुजरात के थे, उनको एमपी का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सी विद्यासागर राव महाराष्ट्र के थे, उनको तमिलनाडु की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। ओपी सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक बना दिए गए, सुधीर प्रताप सिंह एनएसजी यानी कि, और ये आर के पचनंदा, ये एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जो। और फिर ये वीके शर्मा है, ये एलआईसी चेयरमैन का इनको अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। फिर ये देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उसमें भारत के कौन कौन से राजदूत हैं, और ये उच्चायुक्त हैं, या एम्बेसडर जो होते हैं जितने भी। अमेरिका में है जो इंडिया के राजदूत हैं वो हैं नवतेज सरना, रूस में है पंकज सरन, ब्रिटेन में यशवर्धन सिन्हा, जर्मनी में गुरजीत सिंह, जापान में है सुजान और चिनाय, ऑस्ट्रेलिया में है नवदीप सूरी, इसराइल में है पवन कपूर, कनाडा में है विष्णु प्रकाश, इटली में है अरुण वाधवा, मलेशिया में टीएस त्रिमूर्ति, और श्रीलंका में सरनजीत सिंह सिंधु, और जयदीप सरकार है भूटान में, और हर्षवर्धन सिंगला है बांग्लादेश में, नेपाल में है रंजीत रॉय जी, म्यांमार में बी श्याम, पाकिस्तान में गौतम बम्बावले, और चाइना में है विजय गोखले। तो ये कुछ प्रमुख देशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्त हैं। ये आपको नाम याद रखने चाहिए, ये पीडी में दिए हुए हैं प्रतियोगिता दर्पण में, और ये जितने भी स्टेट वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। फिर ये दूसरी न्यूज है, उच्च जितने न्यायालय हैं इंडिया में अभी 24 हाई कोर्ट हैं। पहले 21 से फिर 3 और बना दिए गए थे। ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट से त्रिपुरा बना दिया गया था, और ये मिजोरम बना दिया गया था, मणिपुर। तो ये हैं 3, और फिर ये देखिए इसमें ये जो जिनके मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, ये कुछ स्टेट के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनकी नियुक्ति हुई है। जैसे कि केरल में जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाई कोर्ट में ये नियुक्ति हुई है एस एम मल्लिकार्जुन गोडा की। सिक्किम जो हाई कोर्ट है इसमें सतीश कुमार अग्निहोत्री जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये नियुक्तियां हुई है, मतलब इनको प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंट करता है इनको। और वो भी अभी तक जो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है उसी क्योंकि ये एनजे इसी सरकार का जो लाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, तो फिर से वही कोलिजियम वाला जो सिस्टम है उसी के तहत ये कर रहा है कि एक इसमें चीफ जस्टिस होता था, और फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जैसे ये 3 होते हैं ये, अगर सुप्रीम कोर्ट में करना है, और ये एक चीफ जस्टिस और प्लस 2 जज होते हैं, ये कोलिजियम होती है वो हाई कोर्ट के करने के लिए। फिर तिन लियांग वाईफाई में, ये वाईफाई है, ये त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, और राकेश रंजन को मणिपुर उच्च न्यायालय। ये त्रिपुरा और मणिपुर ये नए जो हाई कोर्ट बनाए गए हैं, अभी 24 हो गए हैं, पहले 21 थे मैंने बताया आपको। तो ये कुछ नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियां हुई हैं उच्च न्यायालयों में। फिर एक देखिए अवार्ड और ये सबसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जितने भी एग्जाम है ऐसे, स्टेट पीसीएस एसएससी और जितने भी एग्जाम है अभी आने वाले, उत्तराखंड का आरओ, यूपी का आरओ, इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला है पी शनमुगन, इनको अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है, और ये तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाता है, तमिलनाडु के ही व्यक्ति को दिया जाता है जो कि सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट के प्रधान वैज्ञानिक हैं, ये पी शनमुगन, इनको ये मिला है एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट देती है, तमिलनाडु के व्यक्ति को ही देती है। और फिर ये दूसरा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2016 का, ये 4 लोगों को मिला है, मारिया एड्राडे, रॉबर्ट मोंगा, जॉन लो, होवर्थ बॉयस। फिर प्रेम भाटिया पुरस्कार है, ये पुरस्कार रिलेटेड है पत्रकारिता के क्षेत्र से, जर्नलिज्म के क्षेत्र से है ये। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेम भाटिया इज रिलेटेड टू व्हाट फील्ड, तो इज प्रेम भाटिया अवार्ड या प्राइज इज रिलेटेड टू जर्नलिज्म, और ये मिला है किसको, पी वैद्यनाथन को, पी वैद्यनाथन अय्यर को जो कि इंडियन एक्सप्रेस से हैं, और रेजी जोसेफ को। फिर दूसरा ये डेनिस मुक्वेगे जो कॉन्गो का पुरस्कार है, ये कॉन्गो के हैं, ये इनको मिला है सियोल शांति पुरस्कार, सियोल पीस प्राइज मिला है इनको।
और ये कॉन्गो के चिकित्सक हैं। तो सियोल पीस प्राइज किसको मिला है? डेनिस मुक्वेगे, जो कि कॉन्गो के हैं। तो याद रखिएगा। फिर जॉन रोज जो कि अमेरिका के हैं, उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है? जॉन रोज, जो कि अमेरिका के हैं। फिर विसार नाई, ये ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ऑस्कर पुरस्कार मिला नहीं है, मतलब ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की जो ऑफिशियल ये मतलब एंट्री होती है वो है ये विसार नाई की। विसार नाई ये फिल्म है, ये तमिल फिल्म है और ये वेत्री मारन इनके निर्देशक हैं। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कुछ सालों में कि कुछ ऑस्कर में एंट्रीज भेजते हैं हर कंट्री, तो वही ये इंडिया की तरफ से जो आधिकारिक प्रविष्टि है, मतलब ऑफिशियली ये एंट्री की गई है ऑस्कर के लिए, कि मतलब ऑस्कर के लिए हमने नाम दिया है विसार नाई का, जो कि तमिल फिल्म है और वेत्री मारन इसके निर्देशक हैं। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो पीएम का आपने सुना होगा न्यूज में, कई बार रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स की बात करते रहते हैं। वहां पे पीएम रहते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो अभी तक उसका नाम 7 रेस कोर्स था, अब उसका नाम क्या हो जाएगा? लोक कल्याण मार्ग। तो ये आप याद रखिएगा जरूर, ये पूछेंगे जरूर एग्जाम में, देखिए ना, कई सारे न्यूज में आया था। और ये रेस कोर्स का नाम हो गया है अब लोक कल्याण मार्ग। अब देखिए ये इसकी जो भी लिमिट है ये खत्म हो रही है, 10 मिनट का वीडियो, बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। बस यही प्रॉब्लम होती है कि देखिए लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, लाइव रिकॉर्डिंग होती तो टाइम की लिमिट नहीं रहती और लगातार हम करते रहते और पूरा वीडियो एक ही बार में खत्म कर देते। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए प्रतियोगिता दर्पण का 5th पार्ट है, और ये नवंबर की मैगजीन है जो प्रतियोगिता दर्पण की, उसकी समरी है, ये हैंड रिटन समरी है। अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं ये हैंड रिटन। अगर आपके पास भी कोई नोट्स हो तो आप शेयर कर दिए कि जाकि हम उस पर वीडियो बना सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो फायदा कर सके। तो ये अजू अजेंद्र राठौर जी का 5th पार्ट है, और ये नवंबर का एडिशन है, और ये उसकी समरी है जो भी इसमें अगस्त और सितंबर से रिलेटेड कुछ न्यूज है। 5th पार्ट हम देख रहे थे, 4th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी देखिए हमारा लाइव फीचर ब्लॉक हो गया है प्रेम चांटा की वजह से, तो इसलिए हम ये रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं कि आप लोगों का लॉस ना हो। 5th पार्ट में ये फिर हम बात कर रहे थे, जैसे ये यहाँ तक बात कर ली थी। 7 रेस कोर्स का जो नाम है अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है, आप याद रखिएगा इसको। 7 रेस कोर्स वो प्लेस है जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जो निवास होता है। फिर दूसरा है कि शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है, ये साइंस से रिलेटेड है, और ये विज्ञान की 7 विभिन्न शाखाओं में यानी 7 डिफरेंट ब्रांचेस में दिया जाता है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में सुधीर कुमार वेम्पति को मिला है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में पार्थ सारथी मुखर्जी को मिला है, इंजीनियरिंग विज्ञान में अविनाश कुमार को मिला है, जैविकीय विज्ञान में ऋषिकेश नारायण को मिला है, गणित विज्ञान में अंगलेंद्रू कृष्णा को मिला है, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन में नियास अहमद को मिला है, पृथ्वी वातावरण समुद्र खगोल विज्ञान ये जो जितना भी ये है इसमें सुनील कुमार सिंह को मिला है। फिर CSIR अवार्ड जो है, ये देखिए अवार्ड वाला जो जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा आता है स्टेट पीसीएस एग्जाम में, और जितना भी एसएससी रेलवे बैंकिंग में, तो उसमें ये काफी आपको अवार्ड जो होते हैं और पर्सन इन न्यूज ये सब देखने चाहिए। तो ये अवार्ड वाला ये चल रहा है इसमें टॉपिक। CSIR अवार्ड मिला है ग्रामीण विकास हेतु साइंस एंड टेक्नोलॉजी नव परिवर्तन हेतु। ये किसको मिला है? CSIR CAIMAP लखनऊ को, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिकल प्लांट्स, और NBRI को यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, इन दोनों को मिला है, इन दोनों इंस्टीट्यूट को मिला है CSIR अवार्ड। फिर इस्लाम करीमो अवार्ड, ये अवार्ड नहीं है, एक्चुअली इनका निधन हो गया है। इस्लाम करीमो जो कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट वीक, ये सब आपको जानने चाहिए जो भी पिछले 2 महीनों में हुए, सितंबर अक्टूबर में। जैसे कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस था। भारत का विश्व में पहला स्थान है नारियल प्रोडक्शन में, यानी कि कोकोनट प्रोडक्शन में। वार्षिक उत्पादन होता है 2044 करोड़, यानी 2044 करोड़ प्रति हेक्टेयर। कितने होते हैं इंडिया में? 10,345 नारियल, यानी 10,345 नारियल। 2014-15 में 1450 करोड़ मूल्य का निर्यात किया है हमने, तो आप ये याद रखिएगा। फिर 1 से 5 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। फिर 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है, ये किसने किया है? उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किया गया है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस वर्ल्ड पीस डे मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया है। 2017 को विकास हेतु सतत पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया है ये।
तो आप ये इसको याद रखिएगा। तब 2017 को इंटरनेशनल ईयर मनाया जाएगा टूरिज्म से रिलेटेड, विकास हेतु सतत पर्यटन। तब ये डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म का ये जो है 2017 का इंटरनेशनल ईयर मनाया जाएगा। फिर ये कुछ ऑपरेशन और अभियान है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जिस कंट्री के साथ कुछ मिलिट्री ऑपरेशन करती है, मतलब आर्मी के साथ या एयरफोर्स के साथ या नेवी के साथ, वो अभी कौन से किए हैं, और उसमें बाकी जितने भी कंट्रीज से ऑपरेशन करती है इंडिया, उनकी भी लिस्ट दी हुई है। जैसे प्रबल दोस्तिक जो किया है, ये DOSTY के इसका है ये मतलब इसका पूरा ये इंग्लिश में वर्ड है DOSTY के। तो ये दोस्तिक जो किया है ये इंडिया और कजाकिस्तान ने किया है अभी, कजाकिस्तान के कारगांडा में किया है ये, तो ठीक है। ये प्रबल दोस्तिक 16 यानी कि 2016 में हुआ है, और ये दोस्तिक इसकी स्पेलिंग ये है, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। फिर युद्धाभ्यास हुआ है, 12th युद्धाभ्यास हुआ है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया में। फिर ये जो इंदिरा जो एक्सरसाइज होती है, 8th हुई है, ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है, और ये व्लादिवोस्तोक में हुआ है, और ये रशिया में। ये देखिए कुछ अन्य जो जो इंडिया जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, मतलब इंडिया जिसके साथ युद्धाभ्यास करता है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, उसके नाम दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, थल सेना के बीच में, मतलब आर्मी के बीच में, इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच में होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। इंडिया चाइना के बीच में होती है, इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में हैंड इन हैंड। इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में होती है मित्र शक्ति। इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में, देखिए नौसैनिक लिखा हुआ है ये, तो इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में होती है मित्र शक्ति, और इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में होती है स्लाइनेक्स। फिर इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में क्या होती है, वरुण वरुण एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में। और इंडिया और फ्रांस की वायु सैनिक यानी कि इंडिया और फ्रांस की जो एयर फोर्सेज है उनके बीच में क्या होती है, गरुड़। तो आप इसको याद रखिएगा। इंडिया और फ्रांस की फिर वायु ये सैनिक यानी कि एयरफोर्स के बीच में एक और होती है शक्ति। फिर गरुड़ शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया की थल सेना, यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो गरुड़ शक्ति है। इंडिया अमेरिका पहले करते थे मालाबार एक्सरसाइज, लेकिन फिर जापान को भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो इंडिया और अमेरिका और प्लस जापान, इंडिया प्लस यूएसए और प्लस जापान की नेवी मिलके करती है ये मालाबार एक्सरसाइज। और ये जैसे पिछली बार ये जो पैसिफिक ओशन वाले ये साउथ चाइना सी के उसमें किया था, चाइना ने इस पे काफी विरोध भी किया था। और ये फिर इंडिया और सिंगापुर की जो नेवी है उसके बीच में होती है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में सिम्बेक्स होती है। इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवी के बीच में होती है आईबीएसए। आईबीएसए का मतलब ही होता है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। आपने कई बार ये वेबसाइट भी है इसकी, और इससे रिलेटेड कई बार न्यूज भी आती है। साउथ साउथ कॉपरेशन जिसको बोलते हैं, साउथ साउथ कॉपरेशन का भी मतलब ये पार्ट है आईबीएसए। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की नेवी के बीच में होती है इप्सा मार एक्सरसाइज। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में होती है ऑसिनडेक्स। फिर इंडिया और मंगोलिया की जो आर्मी है उसके बीच में होती है नोमैडिक एलिफेंट। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होती है, उसको बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया और ब्रिटेन की जो नौसैनिक यानी कि इंडिया और ब्रिटेन की नेवी के बीच में होती है कोंकण एक्सरसाइज। इंडिया और ब्रिटेन की वायुसैनिक यानी कि इंडिया और ब्रिटेन की एयर फोर्सेस के बीच में होती है इंद्रधनुष। इंडिया और ब्रिटेन की थल सेना यानी कि आर्मी के बीच में होती है अजय वॉरियर। और इंडिया और ओमान की नौसेना यानी कि नेवी के बीच में होती है नसीम अल बहर। इंडिया और ये सेशल्स जो एक ये आइलैंड है इंडिया के, अगर आप इंडोनेशिया ये इंडियन ओशियन में देखेंगे तो सेशल्स है, जैसे मॉरिशस है, जितने भी इंडिया के साउथ में जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजिट भी की थी पूरा सेशल्स में और मॉरिशस में और श्रीलंका में, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। तो इंडिया और सेशल्स की जो आर्मी के बीच में होती है एक्सरसाइज लामित्य बोलते हैं उसको। और इंडिया और जापान के बीच में जो तटरक्षक बल है, यानी कि जो कोस्ट गार्ड वाले, कोस्ट गार्ड को बोलते हैं हिंदी में तटरक्षक बल। तो इंडिया और जापान की जो कोस्ट गार्ड फोर्सेज हैं वो आपस में एक्सरसाइज करती हैं सहयोग काइजिन। देखिए काइजिन एक वर्ड होता है, काइजिन का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट, और काइजिन एक्चुअली जापान का वर्ड है, जापान का वर्ड है। आप अगर किसी भी जापानी कंपनी में जाएंगे जैसे मारुति सुजुकी में, तो वहां पे भी ये बोलते हैं काइजिन लिखा रहता है। काइजिन का मतलब होता है जापानी लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि आप छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करते रहो तो फिर वो एक एक दिन काफी बड़ा हो जाता है।
तो ये मानते हैं कि अगर आपके पास कोई छोटा सा भी इंप्रूवमेंट है तो उसको करिए, उसको अप्लाई करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। उसमें और भी कई सारे जापानी कॉन्सेप्ट होते हैं कि गो टू द शॉप फ्लोर, डू द गैम्बा। गैम्बा मतलब होता है कि खुद आप जाओ, खुद एक्सरसाइज करो, खुद मतलब जो भी है इम्प्लीमेंट करो, खुद उसको देखो। तो इसीलिए काइजिन वर्ड जापान से है, तो आप ये याद रखिएगा। तो इंडिया और जापान के बीच में ही होगी ये। फिर इंडिया और मालदीव के बीच में होता है एक्वारिन। तो ये आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। इसमें एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया की और जो भी देश, दूसरी देश की सेनाओं के साथ। सूर्य किरण है नेपाल के साथ, इंडिया नेपाल के साथ। इंडिया नेपाल आर्मी के साथ सूर्य किरण है। इंडिया चाइना के साथ हैंड इन हैंड है। इंडिया श्रीलंका के साथ है मित्र शक्ति, थल सेना यानी कि आर्मी। इंडिया और श्रीलंका की नेवी के साथ है स्लाइनेक्स। इंडिया और फ्रांस की नेवी के साथ है वरुण। इंडिया और फ्रांस की, ये देखिए, ये एयरफोर्स के साथ है गरुड़। और इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के साथ एक और है शक्ति। इंडिया इंडोनेशिया की आर्मी के साथ है गरुड़ शक्ति। इंडिया अमेरिका पहले करता था ये मालाबार एक्सरसाइज, लेकिन फिर जापान को भी इंक्लूड कर लिया। तो इंडिया, जापान और अमेरिका मिलकर करते हैं मालाबार। इंडिया सिंगापुर सिम्बेक्स। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका इप्सामार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑसिंडेक्स। इंडिया मंगोलिया नोमैटिक एलिफेंट। इंडिया ब्रिटेन कोंकण। इंडिया ब्रिटेन इंद्रधनुष। इंडिया ब्रिटेन अजय वारियन। और इंडिया ओमान नसीम अल बहर। इंडिया सेसेल्स लामित्य। और इंडिया जापान सहयोग काइजिन। इंडिया मालदीव एक्विवरिन। तो ये है फिफ्थ पार्ट, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये प्रतियोगिता दर्पण की जो नवंबर की मैगजीन है उसमें न्यूज है अगस्त और सितंबर की। तो ये अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं और ये लगभग लास्ट पार्ट होगा, सिक्स पार्ट होगा ये प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर वाली मैगजीन का, जो कि अजू अजेंद्र राठौर जी ने अपने नोट्स बनाए हैं। काफी अच्छे इनके नोट्स हैं और इन्होंने कहा है कि इस पे आप वीडियो बना के शेयर करो कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा इससे। सिक्स पार्ट है। अभी तक हम इकोनॉमी वाली, इंटरनेशनल, नेशनल यूज कर चुके हैं। पिछले वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट जो इंडियन की मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो अदर कंट्रीज से इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो जो एक्सरसाइज करती हैं, वो मैंने बताया था, वो आप जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें खेलकूद से रिलेटेड करेंगे कि जो भी स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट हुए हैं अगस्त सितंबर में, वो इसमें देखते हैं। जैसे कि अभी जो T20 का ये जो हाईएस्ट स्कोर अभी तक किसका था, ये था श्रीलंका का। श्रीलंका का था ये अभी तक श्रीलंका का था 260 पे, 260 रन बनाए थे 6 विकेट पे श्रीलंका ने। लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने कितना बना दिया है, 263, यानी कि 263 3 विकेट के लॉस पे। T20 जो कि 20-20 ओवर के मैच होते हैं, फास्ट मैच होते हैं काफी। और ये T20 का हाईएस्ट स्कोर हो गया, सर्वोच्च स्कोर हो गया। किसके विरुद्ध बनाया गया, श्रीलंका के। तो ये आप, ये नया रिकॉर्ड है, आप याद रखिएगा। T20 का हाईएस्ट स्कोर अब किसके नाम हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गया 263 3 विकेट पे। और किसके विरुद्ध बनाया है, और श्रीलंका के विरुद्ध। और 6 सितंबर 2016 को बनाया कैंडी में। फिर ये वनडे इंटरनेशनल का भी हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया है। अभी तक ये था अभी मतलब अब हो गया है ये 444/3 अभी तक श्रीलंका के नाम था। और अब हो गया है 444 बनाए हैं। 50 ओवर का जो मैच होता है वनडे इंटरनेशनल, इंग्लैंड ने बनाया है। और किसके खिलाफ बनाया है, पाकिस्तान। 30 अगस्त 2016 को नॉटिंघम में इंग्लैंड ने ये वनडे इंटरनेशनल का हाईएस्ट स्कोर बना दिया है। आप इसको रट लीजिए एकदम। T20 का हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया है, देखिए। T20 और वनडे इंटरनेशनल दोनों के जो सर्वोच्च स्कोर है या जो हाईएस्ट स्कोर है, उनका रिकॉर्ड टूट गया है। T20 का 263 3 विकेट पे है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया श्रीलंका के खिलाफ। और इंग्लैंड ने बनाया है वनडे इंटरनेशनल का 444 3 विकेट के नुकसान पे ये पाकिस्तान के खिलाफ। फिर ये इंडिया का भी, अभी इंडिया ने देखिए अभी 500वां टेस्ट मैच खेला था कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और ये कुछ इंडिया से रिलेटेड, इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड है कि इंडिया ने अपना पहला मैच खेला था, टेस्ट मैच, जून 1932 को लॉर्ड्स में खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध। तब केवल इंग्लैंड ही काफी अच्छी टीम मानी जाती थी। कप्तान थे सीके नायडू। और उसके बाद देखिए इंडिया ने 100वां मैच खेला है जुलाई 1967 में बकिंगम में। इंग्लैंड में मसूर अली खान पटौदी थे, जो कि सैफ अली खान के ये सैफ अली खान के मतलब फादर है शायद ये। फिर 200वां जो मैच है वो दिसंबर 1982 में खेला था लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ। सुनील गावस्कर थे कैप्टन। 300वां मैच है 1996 में अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर थे कैप्टन।
400 जो इंडिया ने टेस्ट खेला था 2006 में जमैका के खिलाफ, इस जमैका में और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, राहुल द्रविड़ थे तब कैप्टन। और 500वां जो टेस्ट है अभी, ये सितंबर 2016 में खेला है, कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड अभी इंडिया की सीरीज हुई थी, और उसके कैप्टन थे विराट कोहली। ये इंडिया का कुछ ये टेस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट है कि इंडिया ने देखिए पहला टेस्ट खेला था 1932 में, लेकिन इंडिया को पहली जीत में 20 साल लग गए थे। 1952 में मिली थी मद्रास में। और सर्वोच्च स्कोर है इंडिया के टेस्ट का अभी तक 726, 9 विकेट के नुकसान पे। सर्वोच्च मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेले 500 में से 112 मैच इंग्लैंड के खिलाफ हुए हैं, इंडिया इंग्लैंड के मैच हुए हैं। लाला अमरनाथ ने पहला शतक लगाया था, मुश्ताक अली ने विदेशी धरती पर शतक लगाया था पहला, और पॉली उमरीगार है जो, ये ऐसे इंडिया के बैट्समैन है जिन्होंने दोनों पारियों में, टेस्ट में जो दो पारियां होती हैं दोनों पारियों में शतक मारे थे। तो टोटल अगर आप देखें इंडिया ने 500 मैच खेले हैं, 130 जीते हैं, ऑब्वियसली हारे ज्यादा होंगे 157, और अनिर्णित रहे 212, और टाई एक। ये हारे इसलिए होंगे क्योंकि पहले काफी ज्यादा इंडिया हारती थी, अभी जब से कुछ 5-10 सालों से इंडिया की जो टीम है काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, तो जीत रही है, तो इसीलिए धीरे धीरे बराबरी पे आ रहे हैं। लेकिन सब पहले बहुत हार गए थे हम लोग। आप यही सोचिए 20 साल हमको लग गए थे पहली जीत पाने में, तो इसलिए हारे ज्यादा। मैंने बोला मतलब ऐसा नहीं कि मैं एंटी इंडियन हूँ, फिर इस पे कमेंट मत कर देना कि ये क्या बोल रहे हो। आर अश्विन, ये एक दूसरा देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आर अश्विन जो है ये ऑलराउंडर इंडिया के, और इन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज कर लिया है, 7 बार मैन ऑफ द सीरीज हो गई इनकी। और ये सचिन और सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने 5-5 मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज वही होता है कि पूरे टूर्नामेंट में जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया हो। और इन्होंने देखिए 13 टेस्ट श्रृंखलाएं खेली हैं सिर्फ, और 13 में से 7 बार इनको मैन ऑफ द सीरीज मिला है। जबरदस्त शानदार जिंदाबाद वाला परफॉर्मेंस है इनका। फिर ये तो आर अश्विन का नाम जरूर आप याद रखिएगा, इसीलिए शायद टॉप पे भी चल रहे हैं अभी। विजडन की सर्वकालिक ये जो भारतीय टेस्ट टीम है उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को माना गया है। ये इनकी हर बार आती रहती है हर साल। फिर एमएसके प्रसाद हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष हैं इस समय। हेमलता काला ये महिला चयन समिति के अध्यक्ष है, तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा आप। एमएसके प्रसाद भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष है, और हेमलता काला महिला टेस्ट समिति के अध्यक्ष हैं। फिर ये टेनिस से रिलेटेड कुछ ये रिकॉर्ड हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ऑस्ट्रेलिया जगह 4 जो मेन जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ही हो गया, फ्रेंच हो गया, और ये फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और फिर यूएस ओपन हो गया। तो ये 3-4 ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसपे जो मेल का सिंगल किसने जीता है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला सिंगल किसने जीता है, एंजेलिक कर्बर जो कि जर्मनी की हैं। महिला युगल यानी कि जो डबल्स होता है, महिला डबल्स, सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस जो कि स्विट्जरलैंड की है। तो ये आप नाम जरूर याद रखिएगा, सानिया मिर्जा ने जीता है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने काफी सारे एक साथ जीते थे मैच, वो भी रिकॉर्ड है, तो ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था इस बार फ्रांस। फिर फ्रेंच ओपन में यानी कि फ्रांसीसी ओपन में मेल सिंगल में जोकोविच ने जीता है। जोकोविच सर्बिया के हैं। और जो ये वुमेन वाला सिंगल है, ये गार्बिन मुगुरुजा ने जीता है स्पेन की। मिश्रित युगल यानी कि मिक्स डबल यानी कि एक मेल और एक फीमेल, लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस ने जीता है। तो मार्टिना हिंगिस काफी लकी है इंडिया की, सानिया मिर्जा के साथ भी जब भी जोड़ी बनाती हैं तो जीत जाती हैं, लिएंडर पेस के साथ भी जीती हैं देखिए फ्रेंच ओपन में। फिर विम्बल्डन, हाँ विम्बल्डन, तो 4 ये मेन होते हैं। विम्बल्डन सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विम्बल्डन विम्बल्डन, और फिर यूएस ओपन। तो ये 4 मेन है, तो इसके आपको विनर्स और जो भी इंडिया से रिलेटेड हो वो जरूर याद रखना चाहिए। विंबलडन में कौन जीता है देखिए, मेल में जीता है एंडी मरे ब्रिटेन के, और महिला यानी कि वुमेन सिंगल में सेरेना विलियम्स अमेरिका की। सेरेना विलियम्स और ये जो वीनस विलियम है, दोनों ये बहनें यूएस की, काफी ज्यादा इनका नाम है टेनिस में। अमेरिका ओपन में फिर मेल सिंगल में जीता है ये स्टॉन वावरिंका ने, ये पूरा नाम इन्होंने लिखा है स्टॉनलिस करके है कुछ, वावरिंका ने स्विट्जरलैंड के। महिला एकल में जीता है एंजेलिक कर्बर जो कि जर्मनी की है। देखिए एंजेलिक कर्बर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीता है, और फिर अमेरिका यानी कि यूएस ओपन भी जीता है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। सानिया मिर्जा ने क्या जीता है मार्टिना हिंगिस के साथ, ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन डबल्स में, और फिर लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस ने फ्रांसीसी ओपन में मिक्स्ड डबल जीता है। तो ये आप कुछ फैक्ट याद रखिएगा। फिर टोरे पैन पैसिफिक ये टेनिस है, कोई टोक्यो में होता है।
फिर इसमें महिला युगल में सानिया मिर्जा और वारबोरा स्ट्रीकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य है, इन्होंने महिला युगल जीता है। फिर ये ब्राजील ओपन बैडमिंटन होता है, प्रणव जेरी और सिक्की रेड्डी, इन्होंने मिश्रित युगल जीता है, मिक्स डबल। फिर डुरांड कप होता है जो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो डुरांड कप किससे रिलेटेड है? ये फुटबॉल, ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें विजेता है आर्मी ग्रीन टीम, उप विजेता है नेरोका एफसी। एशिया में सबसे पुराना ये टूर्नामेंट है डुरांड कप फुटबॉल के लिए, और विश्व में सबसे तीसरा तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। तो आप याद रखिएगा, डुरांड कप कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। एशिया में सबसे पुराना है, विश्व में तीसरा सबसे पुराना है। फिर अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। गुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी रेलवे जीता है। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग रेलवे जीता है। बेल्जियम ओपन टेबल टेनिस ये साथियन ज्ञान शेरखन जीते हैं। ये क्या नाम है इनका? साथियन ज्ञान शेरखन ने जीता है ये बेल्जियम ओपन टेबल टेनिस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप वो ग्रैंड स्लैम वाले जरूर याद रखिएगा, वो जरूर आता है। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन के बन गए हैं। और फिर ये 15वां जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल है, इसमें मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। जैसे इसमें इंडिया ने 2 स्वर्ण जीते हैं पैरा ओलंपिक में, एक रजत और एक कांस्य जीता है। तो उसमें स्वर्ण जीता है मरियप्पन थांगावेल ने ऊंची कूद में, देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक में जीता है, वीणा मलिक ने शॉटपुट में जीता है, वरुण भाटी ने ऊंची कूद में जीता है। थीम क्या थी पैरालंपिक की? एवरीबॉडी हैज ए हार्ट। शुभंकर था टॉम। शीर्ष पर कौन रहा है? चीन, ब्रिटेन। और देखिए लास्ट ये पार्ट बचा था, ये इसमें बस ये 15th वाला जो अभी जो समर पैरालंपिक हुआ है, इस ये नहीं कर पाया था हम पूरा। बाकी प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का जो नवंबर एडिशन है, उसमें अगस्त और सितंबर की न्यूज होती है, ये उसके हैंड रिटन नोट्स हैं अजू अजेंद्र राठौर जी के। और ये नवंबर का हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है पूरे, और ये लास्ट बस ये बचा है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको अक्टूबर की और सितंबर की और जनवरी तक की चाहिए, तो फिर मैं इसको अपलोड करता हूँ धीरे धीरे। और जैसे 20 ये नवंबर को जो एग्जाम है, और 27 नवंबर को भी है, तो कोशिश करूंगा कि उससे पहले ही हो जाए, कि आपका उसमें काफी ज्यादा मदद मिल जाए उसको आपको। और मैं इसमें देखिए हिंदी में लिखा हुआ है ये नोट्स, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है मैं उसका इंग्लिश वर्ड भी आपको बता देता हूँ इसीलिए। और ये पीडी जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, काफी इंपॉर्टेंट होती है सब एग्जाम्स के लिए। और अभी देखिए हमारे चैनल पे ये कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिया है, जो ये प्रीत चेंटा ने गलत रिपोर्टिंग करके और किसी के बहकावे में आके जबरदस्ती का मेरा ही वीडियो को मेरे ही खिलाफ यूज कर दिया। मेरे वीडियो को किसी दूसरे चैनल वाले ने अपलोड किया, और फिर उसी ने मेरे खिलाफ ही कॉपीराइट लगा दी। मतलब मेरा ही वो ओरिजिनली क्रिएटेड कंटेंट था, लेकिन फिर भी मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट लगा दी गई। खैर वो अभी केस चल रहा है, उसमें अभी प्रीत चंटा ने माफी मांगी है, और ये यूट्यूब को मेल भी लिखा है रिट्रैक्शन के लिए। यूट्यूब को डिसाइड करना है, पहली बार तो वो रिजेक्ट कर दी थी मेरी, दूसरी बार के लिए देखते हैं अभी, शायद कल तक आ जाएगा कि क्या हुआ। इसीलिए लाइव फीचर जो हम लोग का है, लाइव रिकॉर्डिंग, इसीलिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट रोज 5 से 8 हम लोग उनके लिए वीडियो लाते थे, वो अभी बंद हो गया है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको। तो ये 15th ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक या फिर समर ओलंपिक और समर पैरालंपिक दोनों रियो डी जेनेरियो में हुए थे ब्राजील में। और उसमें इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया ने देखिए ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए मैं एक समरी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ये सिर्फ पैरालंपिक के लिए है कि इंडिया ने पैरालंपिक में काफी अच्छा परफॉर्म किया, और अभी तक का जो इंडिया का पैरालंपिक का परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस था अभी तक का। इंडिया ने 2 गोल्ड जीते, और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड को स्वर्ण बोलते हैं, सिल्वर को रजत, कांस्य ब्रॉन्ज को बोलते हैं। मरियप्पन थांगा वेलू ने ऊंची कूद में स्वर्ण जीता था, तमिल है ये। और ये देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक में स्वर्ण जीता था, राजस्थान के ये। दीपा मलिक ने शॉट पुट जीत ये में रजत जीता था, हरियाणा की है ये। और फिर वरुण भाटी ने ये ऊंची कूद में कांस्य जीता था। इसकी पैरालंपिक की थीम क्या थी? एवरीबॉडी हैज अ हार्ट। शुभंकर इसका था टॉम। और इसमें जो ज्यादा सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? चाइना ने जीते सबसे ज्यादा, नंबर 1 पे रहा। ब्रिटेन सेकंड नंबर पे, यूक्रेन थर्ड नंबर पे। इंडिया से 19 खिलाड़ी गए थे पैरालंपिक के लिए, और 43rd जो स्थान है वो इंडिया का था। तो ये आप याद रखिएगा, इंडिया को 43rd स्थान मिला है इसमें। और देवेंद्र झाझरिया ने 2004 एथेंस में भी स्वर्ण जीता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट से, नवंबर के नोट से, ये अजू अजेंद्र राठौर जी के प्रतियोगिता दर्पण की जो नवंबर मैगजीन है, उसकी समरी नोट्स इन्होंने बनाए थे, और इनके नोट्स काफी अच्छे रहते हैं, आप इनको रिफर भी कर सकते हैं। ये
फेसबुक में यूपीपीएससी टारगेट एक नाम का ग्रुप है, उसमें शायद ये अपने नोट्स शेयर करते रहते हैं, तो आप इसको ले भी सकते हैं जिनको ये नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए। और बाकी या तो अजू अजेंद्र राठौर जी को मैं बताया भी था, फेसबुक में ये हैं इनके काफ़ी अच्छे नोट्स। अगर आपके पास भी कोई अच्छे नोट्स हो तो आप बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और ये अगर ये नवंबर का अभी मैंने ख़त्म किया, अगर आपको और भी चाहिए जो जनवरी तक की, तो आप इस पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बताइएगा कि मैं बनाऊँ कि नहीं। 20 नवंबर को एग्जाम है, 27 को जो आर का है उसके उससे पहले ही मैं ख़त्म कर दूंगा, अगर आपके कमेंट आ गए, ज़्यादातर लोगों की डिमांड हुई तो।